जाने क्यों इस बात की रट लगा रखी थी। राहुल की बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। क्या बुरा हुआ था और क्या होने वाला था? अब भी ये एक सवाल सा था सबके लिए, जिसका जवाब राहुल ही दे सकता था। सबका ध्यान राहुल की बातों में इस कदर उलझ रहा था, जैसे उनके डर अपने साथ हुए उस छोटे से हादसे और एक्सीडेंट को जैसे भूल ही बच्चों को हमेशा हौसला देने की कोशिश करती है। सवाल तो वैसे बहुत पूछे जा रहे थे, लेकिन राहुल तथा तो खामोश हो जाता था। राहुल किसी से भी नजरें नहीं मिला रहा था। गीता उसके बगल में बैठी उसके हाथ को पकड़े हुई थी। संग्राम सिंह अब भी उन काली सड़कों पर कार दौड़ा रहा था और जैसे इन जंगलों से जल्दी अपनी कार को बाहर निकालना चाह रहा था। अगले ही पल आखिरकार राहुल ने खौफ में समाई अपनी जुबान खोली। मम्मी पापा, गीता। राहुल की आवाज बेशक अब भी डरी हुई थी, फिर भी ना जाने वो कौन सा राज बताने वाला था। फिर उस कहानी की शुरुआत होने लगी, जिसका इंतजार पूरा परिवार अब तक कर रहा था। जब मैं झाड़ियों के पीछे उस आदमी को ढूंढने गया, मैं अपनी टॉर्च लिए इस उम्मीद से आगे बढ़ा कि शायद वहां कोई जख्मी हालत में होगा, पर मुझे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। एक पल के लिए पता है मुझे ये भी लगा कि शायद वो कोई इंसान ना हो, कोई जानवर भी तो हो सकता है जो कार से जख्मी होकर जंगल में चला आया हो। लेकिन वो जानवर हो या इंसान, उसे मदद तो चाहिए होगी ना। इसी उम्मीद के साथ मैं झाड़ियों में आगे निकला तो मुझे काले और घने जंगल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने आवाज लगाई, कोई है वहां? हेलो, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आप वहां हो तो प्लीज जवाब दो। लेकिन किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। टॉर्च की रोशनी भी उस काले घने जंगल और इस काली अमावस की रात में फीकी पड़ रही थी। मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। तभी थोड़ी देर की कोशिश के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वहां कोई भी नहीं है, और ये जानवर ही होता तो इतनी दूर जंगल में कैसे जख्मी हालत में आ सकता था। इसी एहसास के साथ मैं वापस आने के लिए मुड़ा ही छोड़ा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने एक बार फिर आवाज लगाई, तभी मुझे किसी की रोने की आवाज आई। मुझे अब इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि कोई हमारी कार से जरूर टकराया था। मैं जल्दी से अपनी टॉर्च लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जंगल में चलने के बाद मैंने देखा। इतना कहते ही राहुल की आवाज में जैसे एक अजीब सा डर थरथरा रहा था और उसकी आवाज जैसी रुक सी गई। संग्राम सिंह अब भी कार को सरपट भगा रहे थे। क्या देखा बेटा तुमने? कौन था वहां? अर्चना ने पूछा। मम्मी, मम्मी वहां पर एक पेड़ के नीचे ना कोई बैठा हुआ था। कुछ देर सांस रोकने के बाद राहुल ने आगे बताया। कौन था वहां? गीता ने पूछा, जो अब पूरी तरह डर रही थी। ये तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया कि वहां कौन था, क्योंकि जब मैं पास पहुंचा तो देखा एक पेड़ के पास बैठे कोई रो रहा था। अब मुझे समझ में आ गया था कि वो किसी औरत की रोने की आवाज थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर एक औरत इस भयानक जंगल में बैठी रो क्यों रही है, और वाकई क्या वो हमारी कार से टकराकर घायल हुई थी तो सड़क से इतनी दूर वो जंगल में कैसे आ गई? इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे। वो भयानक रात। मम्मी, मम्मी वहां पर एक पेड़ के नीचे ना कोई बैठा हुआ था। कुछ देर सांस रोकने के बाद राहुल ने आगे बताया। कौन था वहां? गीता ने पूछा, जो अब पूरी तरह डर रही थी। ये तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया कि वहां कौन था, क्योंकि जब मैं पास पहुंचा तो देखा एक पेड़ के पास बैठे कोई रो रहा था। अब मुझे समझ में आ गया था कि वो किसी औरत की रोने की आवाज थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर एक औरत इस भयानक जंगल में बैठी रो क्यों रही है, और वाकई क्या वो हमारी कार से टकराकर घायल हुई थी तो सड़क से इतनी दूर वो जंगल में कैसे आ गई? क्या तुमने उससे बात की? और अगर उसे मदद चाहिए थी तो तुमने हमें वहां से कार भगाने को क्यों कहा बेटा? संग्राम सिंह ने पूछा, जो कि कार चलाने के साथ साथ राहुल की बात को गौर से सुन रहे थे। और उनको अब इस बात का एहसास हुआ कि राहुल को जंगल में किसी की मदद के लिए भेजा था। खैर, उस भयानक डर के कारण सभी उस बात को लगभग भूल चुके थे। पापा, पापा जब मैं उस पेड़ के पीछे गया तो मैं और भी हैरान हो गया।
मैं मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया यह देखकर कि वहां पर एक एक बूढ़ी औरत थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। मैं उनके पास गया और देखा वो बच्चा बेहोश था। और जब मैंने उस टॉर्च से उसे देखा तो पता चला उस बच्चे की सर से खून आ रहा था। मैं ये सब देख के बहुत ज्यादा घबरा गया था। पापा, बच्चा बहुत ही मासूम लग रहा था पर वो शायद बेहोश था। बूढ़ी औरत उसके माथे पे हाथ फेर रही थी। मैंने उस औरत से पूछा, अम्मा, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। आप लोग इस सुनसान जंगल में कैसे कैसे आ गए? क्या आप लोग हमारी कार से टकराए थे? अगर ऐसा था तो प्लीज हमें माफ कर दो। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। क्या ये आपका पोता है? लेकिन इतना बोलने के बाद भी उस बुढ़िया ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा और वो लगातार रोए ही जा रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अम्मा, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मेरी कार यहीं पास सड़क पर खड़ी है। हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, प्लीज। पूरा जंगल एक अजीब सी आवाज से गूंज रहा था, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो सब क्यों और क्या था। पापा, मैं उससे बात करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे वो मुझे देखकर भी अनदेखा कर रही थी या मुझे जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। जबकि मैं बड़ा हैरान था कि भला इस घने जंगल में कौन मदद नहीं चाहेगा। और फिर आखिर ये बुढ़िया खामोश क्यों थी? और तभी उसके रोने की आवाज एकदम खत्म हो गई और ऐसा लगा जैसा पूरा जंगल उसकी रोने की आवाज के चुप होते ही एकदम शांत हो गया। पापा, ये सब इतना ज्यादा डरावना था कि मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था। फिर उस बूढ़ी औरत ने बिना मेरी तरफ देखे खौफनाक ढंग से कहा, तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? अम्मा, माफ कीजिएगा, दरअसल गलती मेरी है। कार मैं ही चला रहा था और ये सब कैसे हुआ मैं खुद समझ नहीं पाया। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आप लोगों की प्लीज मदद करने दीजिए। मैं अपने परिवार के साथ एक पार्टी से लौट रहा था और ये हादसा हो गया। मैंने उसे जवाब दिया और माफी भी मांगी। तुम बड़े लोग कार ऐसे चलाते हो कि हम जैसे गरीब लोग तुम्हें दिखाई भी नहीं देते। मेरा इस दुनिया में मेरे पोते सोनू के अलावा कोई नहीं था। अब ये नहीं रहा। अब ये नहीं रहा। अम्मा, अम्मा, प्लीज रो मत। मैंने उसकी सांस चेक की है, वो चल रही है, पर लगता है खून ज्यादा बह गया है। उस बच्चे के सर पर गहरी चोट थी जिससे अब भी खून बह रहा है। अम्मा, खून ज्यादा बहने के कारण वो बेहोश है। आप जल्दी चलिए, इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। इसे कुछ नहीं होगा अम्मा, मैं वादा करता हूँ, इसे कुछ होने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास कीजिए। जंगल एकदम शांत लग रहा था, पर भयानक और काला होता जा रहा था। स्कूल से आने के बाद सोनू हमेशा मेरी मदद करता था। हम यही पास के गांव में रहते हैं। मैं गरीब हूँ, इसलिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुनकर उसे शहर में बेचकर अपने सोनू और मेरा गुजारा करती हूँ। सोनू आज भी मेरी मदद करने आया था और इस तेज बारिश से बचने के लिए हमने एक पेड़ के नीचे छुपे थे। और फिर शाम हो गई और जब बारिश रुकी तो रात हो चुकी थी और इसलिए हम रास्ता पार कर रहे थे और तभी वो कार। इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे।